अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा का बयान जब भी सामने आता है तो मुल्क की सियासत में एक ही नाम जहन में आता है, मेरी मुराद कप्तान से है। इमरान खान जब अपोजिशन में हो तो इंतजामिया और सियासी हरीफों के बारे में ये जुमला जरूर बोलेंगे, खास तौर पर जब वो आपे से बाहर हो जाए। माजी में कंटेनर पर खड़े होकर उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत साबिक आईजी इस्लामाबाद के बारे में ये बात की। उसके बाद उन्हें हुकूमत मिली, मगर बदकिस्मती से वो वाहिद आहद चीमा के हवाले से अगर हम बात करें तो आहद चीमा तक को पकड़ने में नाकाम रहे, बाकी किसी को क्या पकड़ना था। मगर सियासी समझबूझ रखने वाले अफराद ये भी समझते थे कि इक्तदार के हुसूल के बाद कप्तान का रवैया जरूर बदलेगा, वो अल्फाज के चुनाव में दानिशमंदी से काम देंगे। मगर ये बात उन्होंने एक बार फिर से रद्द करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस, खातून मजिस्ट्रेट समेत वफाकी वजीर दाखिला मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों एक बार फिर से ले लिया। F9 पार्क में रैली से खिताब भी उन्होंने किया और कहा कि आईजी इस्लामाबाद के हवाले से उनका ये कहना था कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम पर केस करेंगे, और मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे, केस करना है तो तुम पर भी। मजिस्ट्रेट के हवाले से भी उन्होंने यही बात की। बड़ी अदब से सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि कानून की हुक्मरानी पर अमल दरामद आपका काम है। इमरान खान का कहना था कि शहबाज गिल के ऊपर केस हो सकता है तो फजल रहमान, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ सब पर केस करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से जो है वो बूट लगा था। और उनका ये भी कहना था कि 25 मई को कौम कभी नहीं भूलेगी। 25 मई को बच्चों और औरतों पर शेलिंग की गई, पुरअमन एहतजाज पर दहशतगर्दी से दहशत फैलाई गई। हम सब के हवाले से उनका ये कहना था कि हम सब इकट्ठे हुए हैं, इज़हार शख्सियती कर रहे हैं। शहबाज गिल के हवाले से सब सुन लो, हम चोरों के टोलों को तस्लीम नहीं करेंगे। ये ऐसा वक्त है कि अगर इस खौफ के बुत के सामने अगर झुक गए तो तबाह हो जाएंगे। दुनिया की तारीख में के हवाले से उन्होंने बताते हुए कहा कि फिरौन लोगों को खौफ के ऊपर गुलाम बनाते थे। जो शहबाज गिल के साथ हुआ वो हमें गुलाम बनाने के लिए था। उन्होंने मजीद कहा कि चंगेज खान जुमला कहा करता था, वहाँ खोपड़ियों के मीनार बनाता था। चंगेज खान इस तरह खौफ फैलाता था कि लोग लड़े बगैर हथियार डाल देते थे। इस वक्त पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, खौफ फैलाकर अवाम को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर आज बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें ज्वाइन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जिनसे बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सबसे पहले जो कप्तान के हमने देखा है, जो मेरे इब्तदाइये में भी आपको पता चला होगा कि यही बात सोची जा रही थी कि बड़े समझबूझ का मुजाहिरा इमरान खान साहब की जानिब से किया जाएगा, अल्फाज के चुनाव में बड़ा खास ख्याल रखेंगे कि पहले जो कुछ बोला जा चुका है उसी का ही खुमियाजा बहुत दफ़ा भुगतना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ललकार दी है, और जिन को ललकार दी है मैंने आपके सामने नाम भी लिया, और एक बार फिर से जो है इस ललकार के बाद जो रिएक्शन सामने आया कि उन पर पाबंदी लगा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया कप्तान, आप यकीन कीजिए कि बड़ी सोच समझ के बात करते हैं। उन्होंने जिस बंदे का नाम लिया, इससे पहले जरदारी का, नवाज शरीफ का, फजल रहमान का, और जितने भी आप कह सकते हैं, ये लोग दरबदर हो गए। ये आपने देखा होगा, कभी अस्पताल के राहदारियों में आपको बुद्ध हुए नजर आएंगे, आपको नजर आएंगे बैरून मुल्क भागते हुए नजर आएंगे। वहाँ की जो उनके ऊपर गुजरी है, आप ये कह लें कि इस अंदाज से नजर आए कि अपनी माओं के जनाजे भी उनके नसीब में नहीं हुए, उनके वालिदैन, उनके वालिद के जनाजे भी उनको नसीब नहीं हुए। तो मुझे ये बताइए कि ये उनकी बदनसीबी है कि नहीं? वो दरबदर हो गए। और ये जो चूचे हैं, ये छोटे छोटे चमचे, इन्होंने जैसे कल कह रहे थे कि आईजी को इस तरह ललकार के कह रहे थे। आपको ये पता है कि ये जो लीडर होता है ये कारकुनान के हौसला भी बढ़ाता है। ये जो 25 मई को इन लोगों ने जो आवाम के साथ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। और इस वक्त
साथ हो रहा है। अब ये देखें कि जब इनके अपने आप देखें उनके जितने भी आप माजी के इनके बारे में इनके जो किरदार हैं, जो आसिफ अली जरदारी का जो इस बारे में ये कहना कि ये कि भाई आप लोग चंद साल के लिए आते हैं, 3 साल के लिए आते हैं और हमने यहाँ रहना होता है, और फिर जनाब अली को भाग खड़ा होता है और निकल जाता है, और फिर वहाँ वापस पाकिस्तान में जब उसकी कोई डील होती है फिर आता है। अब मुझे बताएं, मैंने कई बार इस पे एक कॉलम भी लिखा है जी कि टुक सहे बीफ आफ्ता और कवे अंडे खाएं। अब कितने सालों के मैं नवाज शरीफ की इस सियासत को वॉच करता हूँ, मैं जद्दा में रहा हूँ, मैं पूरी तरह देखा है इन लोगों ने। अगर वो जद्दा में भी रहे हैं और पहले भी बात मैं कर चुका हूँ कि वो इस तरह आराम से नहीं जिस तरह वो यहाँ पे तासुर दिया जाता है। एक तो पहले उनको शाह फैसल के उस महल में, कब्रिस्तान के सामने ऐसा महल है जहाँ पे रूहें वो रहती थी, और शाह फैसल उस वक्त वजीर तालीम थे, और ये वही जगह है जहाँ पे क्या नाम है उनका, जफर इकबाल झगड़ा एक कंपनी में काम किया करते थे रेडको में। वो उस जमाने का महल उनको दिया गया, और फिर उनके ऊपर पाबंदियां इतनी लगी होती थी कि अगर हमारे साथ कोई तस्वीर भी अपने कैप्टन सफदर ने बनाई तो फिर छुप छुप के बनाते थे। अब ये आप देख लें कि चंद साल उनके नसीबों में ये आए, और वो चंद सालों में जाके हुकूमत की उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। और कप्तान जब ये बात करता है तो बिल्कुल अलान करता है। लेकिन क्या समझती है कि कप्तान का ये जुमला मैं नहीं छोड़ूंगा उनके मनसब के ऐन मुताबिक है, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मनफज पर सफाई रहने वाले सियासतदान को आपने समझते कि ऐसे अल्फाज नहीं ज़ेब देते हैं जिन्हें इफ्तिखार चौधरी साहब? इरम साहबा, सियासतदान बात करते हैं। आप सियासत में आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिसाल ले लें, आप बड़ा सियासतदान उसको कहते हैं, वो क्या अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, वो बंगालियों सूर के बच्चों फलाना ये वो, ये लोगों को इस तरह एक हौसला देता है। किस तरह उन्होंने बेगैरती की हद की कि एक शख्स को, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और जिसके पास तालीम है और जिसके पास आप उनका कभी गूगल पे वो देखो तो सही, और उनको मार मार के उन्होंने बुरा हाल किया। और मैंने कल के व्लॉग में भी अपने कहा कि आज सियासतदानों के साथ पहली दफा नहीं हुआ, मियां तफैल मोहम्मद के साथ भी यही जिनसी हरासगी की गई, शर्म आती है। और जावेद हाशमी के साथ बर्फ की सिलों के ऊपर उसको लटाया जाता है, चोरश कश्मीरी को उसकी बेटियों के सामने नचाया जाता है। और फिर आप देखें मलिक सुलेमान, वो MNA था शकरगढ़ का। मैं तो तारीख मेरे अंदर रुकी हुई है। क्या आप तारीख की बात करते हैं, लेकिन तारीख को खुद को दोहराना नहीं चाहिए। के साथ यही करते हैं। लेकिन ये आप वो ये भी कहती है कि नैब नियाजी गठजोड़ रहा 90 दिन का रिमांड दिया गया। अपोजिशन ये भी कहती है, लेकिन आप नहीं समझती कि कप्तान ने हमेशा अपोजिशन के तौर पर वाने बाला और जरी को अहमियत नहीं दी, सड़कों पर जलसों की अहमियत दी? तो क्या उनके तर्ज सियासत के बारे में आप समझते हैं कि यही तर्ज सियासत उनकी मकबूलियत का बायस बनेगा, या इसी तर्ज सियासत की बदौलत वो इक़्तिदार में दोबारा आ सकेंगे? तो क्या मौलाना फजलुर रहमान ने जब नैब को कहा था कि मैं यहाँ पे अपने मदारस के तलबा लेके आऊंगा और लाखों की तादाद में आऊंगा, तो क्या वो साबित कर रहे थे? क्या उन्होंने फौज के बारे में ला हौला वला कुव्वत वो अल्फाज इस्तेमाल किए जर्नलों के बारे में? आपको ये याद नहीं आता गुजरांवाला के जलसे में ये नवाज शरीफ ने क्या किया था? ये आपको याद नहीं आता? ये 2 टके का वो क्या नाम है बेगैरत किस्म का आदमी जो हमारी फौज के खिलाफ बोलता है, वो क्या नाम है उसका, मुझे नाम भूल रहा है, हर गंदा आदमी को मुझे भूल जाता है वो, हाँ सलाम चौधरी। ये क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि फौजी प्लाटों वाले नहीं, ये लोगों ने पाकिस्तान की फौज का जो इमरान खान साहब ने
इमरान खान साहब ने भी, लेकिन देखें कंपैरेटिव आपका साथ है, कौन आपका साथ नहीं है। तकाशुर साहब, कंपैरिजन तो अच्छी चीजों का करना चाहिए। कंपैरिजन में तो फिर अगर आए तो इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल जानवर होता है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी बातें की, लेकिन कंपैरिजन अच्छी चीजों का करना चाहिए, रीत अच्छी नहीं पड़नी चाहिए। शहबाज गिल के मामले को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है, आप मुझे बात करने दीजिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आई थी तो उस वक्त भी ये इमरान खान कहा करता था कि न्यूट्रल जानवर होता है, कि वो लोग जो हैं जंगल के अंदर, वो शेर है, उसका शिकार है, वो दूसरा कोई है। तो वो इस तरह की मिसालें देता था। हर मिसाल को उसके हिसाब से देखा जाए, ये ना समझा जाए कि हम इनको पाकिस्तान की फौज को जानवर कहा है। हमने कतल नहीं कहा। मेरा आप जाके व्लॉग देख लीजिए, हम पाकिस्तान की फौज की कदर करते हैं। ये क्या बात हुई कि आप इस तरह लोगों को 25 मार्च को जिस तरह आपने मारा, जिस तरह रावी के पुल के नीचे गिराया गया, तो ये ऑफिसर ये कहाँ है? इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि चंद टके के लिए वो इस तरह नौकरी करते हैं। आप इस चीज को आपने समझना है। जब आपको समझ नहीं आएगी और समझ आ जाएगी, दो फर्क है। आप समझ जाएंगे और या नहीं समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर लोग और बहुत कुछ उनके पास तरीके हैं। फिर हमने ये तो नहीं करना कि हम मौलाना तारक जमील बने बैठे रहेंगे कि शहबाज गिल और इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी और फयाजुल हसन चौहान बोलेंगे, फिर कहेंगे क्या उस जालिमों और लुटेरों पाकिस्तान का आपने माल लूट के खाया। लेकिन फिर कहते हो आप नहीं समझते कि शहबाज गिल वाले मामले को अदालत के जरिए हल करना चाहिए था? अदालत के जरिए हल क्यों नहीं किया गया? मिसमैनेज करने की क्या वजह है? पुलिस की जगह किसी और इदारे से नहीं, तो आप पुलिस की जगह किसी और इदारे से तहकीकात करवा लेते। सुनिए बात सुनिए। आज अगर आपने एक दीवाने को छेड़ा है तो उसकी बात भी सुन ले। यही अदालतें हैं जिससे हमें इंसाफ भी मिला, और यही अदालतों ने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क के सबसे बड़े लुटेरे को चलता कर दिया। क्या बात करते हैं आप? ये अगर अदालतें काम करें और अदालतें बिल्कुल सही तरीके से काम करें तो फिर पाकिस्तान के जो जितने भी लीडर हैं उनको अपनी जुबान जो है वो बिल्कुल सीधा करना पड़ेगी। और अगर ये नहीं समझते, ये जितनी भी क्या बात है, 2 दफा आप उनको शहबाज गिल का कर रहे हैं, जनाब अली, आप उसका रिमांड कर रहे हैं। ये कोई बात है? आपने कर लिया रिमांड एक दफा और उसके बाद उसको दे दिया। कह रहे हैं आप उनके दौर में तो 90 दिन के रिमांड होते थे, फिर भी साबित कुछ नहीं होता था। इनकी क्या बात करते हैं? वो क्या नाम है उसका, फैसलाबाद में वो एक वो बंदा था, वो हरामजादा जिसने औरत को जनाब पाऊं दुआए, और वो शेख नामी आदमी, उसको डालते हैं 50,000 रुपए के रिमांड पे। वो क्या कहते हैं, 50,000 रुपए की जमानत पे उनको बात करती है। लोग, ये मुल्क जो है इस वक्त युगंडा, ये मुल्क जो है पाकिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान से लोग चले जाएं कहीं और जाके अपना बसेरा करने, किसी युगंडा के मुल्क, किसी और मुल्क जाके रह लें। ये कोई बात करने की है? आज नौजवानों को ये सबक दिया जाता है। हमें अभी मेरा भतीजा वहां से बात कर रहा था इंग्लैंड से, कहने लगा कि ये कभी हो नहीं सकता कि आप एक पाकिस्तान के पहले जमाने में किसी वक्त बीए पढ़ा होता था, उसको अदालत पे कुर्सी देते थे, उसकी बात सुनते थे। ये कोई बात है? पाकिस्तान के प्रोफेसर के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और कर लो जो कुछ करना है, आपने क्या करेंगे? इदारों के हवाले से आपने कहा है कि बेगैरती की इंतहा ये की है कि उसकी जगह वो कैलिब्री फंड की तरह एक नया अपना वो ले आए हैं, क्या नाम है उसका, शहबाज गिल। वो क्या मजाक बना रखा है इन अदालतों ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंजीनियर साहब करना क्या है? पाकिस्तान को बेहतरी के सिम पे लाना है। इदारों के ऊपर एतमाद भी है, जहाँ पे फैसला बेहतर आता है इदारों पे एतमाद भी है। जिस तरह से जो पंजाब में जो कुछ हुआ, पंजाब के हवाले से अदालत ने जो फैसला दिया, वो फैसला सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुश थी, उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतर फैसला आया। लेकिन उसके बाद जो फैसला ना बेहतर आए तो फिर इदारों के ऊपर उंगलियां भी उठाई जाती हैं। तो इदारों को पॉइंट आउट भी करना है, पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क भी बनाना है। अदलिया जो है वो कानून के मुताबिक फैसला करे। ये जरूरी नहीं है
کہ ایک دفعہ فیصلہ صحیح کر دے اور دوسری دفعہ فیصلہ. آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی ابھی تک تحقیقات نہیں ہو سکی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تحقیقات نہیں ہو سکی، بہت سارے کیسز ایسی ہیں جو اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے ہیں. مجھے بات مکمل کرنا دیجیے پلیز، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے یہ بات مکمل کیجیے کہ جسٹس نسیم احسن شاہ نے وہ فیصلہ صحیح کیا تھا. جیسا کہ ایک ہوٹل میں کھڑا ہو کے، اسٹول پہ کھڑا ہو کے اس ننگے کیا عدالت کے ہیں یہ فیصلہ اس نے کیا کہ میں آپ کو بالکل اچھا فیصلہ دوں گا، اور مسلم لیگ نون کے اجلاس میں وہ تقریر کر رہا تھا تو میں آپ کو خوش کر دوں گا. ایسے خوش کرتے ہیں، کبھی ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو لے کے آتے ہیں، اور پھر یہ چمک کا فیصلہ یہ بے نظیر نے نہیں کہا، یہ عدالتی قتل نہیں ہوا. آپ ان لوگوں کے سامنے ہر وقت یہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کہ ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ نظارے. اب پاکستان کی تاریخ کے جو سیاستدانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اگر یہ دونوں سیاستدانوں تینوں اور چاروں اور پارٹیوں کے اگر اکٹھے نہیں ہوتے اور کھڑے نہیں ہو جاتے کہ غلط فیصلے کے خلاف، آج یہ صرف اس کا فیصلہ نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں میاں طویل کے ساتھ یہ ہوا، شورش کشمیری کے ساتھ یہ ہوا، جاوید ہاشمی کے ساتھ یہ ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ اسی طرح چلتی رہی اور سارے لیکن پاکستان کی تاریخ کو اب بدلنا ہوگا، اور تاریخ بدلنے کے لیے بہت سارے فیصلے دانشمندانہ کرنے ہوں گے، تمام پارٹیوں کو مل کر سر جوڑنا ہوگا. پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا کے متعلق، پاکستان کے اداروں کی بحالی کے حوالے سے بات کرنی ہوگی، عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کرنی ہوگی، تبھی جا کے جو ہے ہم بہتری کی سمت میں جا سکتے ہیں، نہ کہ تو میں کی اور الزام تراشی کی سیاست اور جو للکارنے والی سیاست ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. اور ایسی سیاست کو پروموٹ کرنا ہے کہ جس سے بہتری ہو، پاکستان کا نام روشن. بہت شکریہ انجینئر افتخار چودھری سے پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. بہت شکریہ. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور بات ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کی جو سیاست ہے، للکارنے والی سیاست، اس سے کب جان چھوٹے گی. اسے سیاست کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی سامنے آتے ہیں. مسلم لیگ نون کا موقع بھی لیں گے کہ کیا جو اداروں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ بہتر انداز میں اپنا کام نہیں کر پا رہے. شہباز گل کے معاملے کے حوالے سے جس طریقے سے کپتان نے باتیں کی، اور جو انہوں نے جن پرسنالٹیز کو للکارا، اور نہ صرف ان پرسنالٹیز کے حوالے سے بات کی، اسلام آباد پولیس کے سربراہ ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس، خاتون مجسٹریٹ سمیت وفاق کے وزیر داخلہ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا. اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو پاکستانی سیاست میں ریت و روایتیں سیٹ ہوتی جا رہی ہیں، کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون سے کے سینئر رہنما احمد جواد صاحب. احمد جواد صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ جو سیاست میں بات کی جاتی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جو بھی پارٹی آتی ہے یہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں. شہباز گل کے معاملے کو آپ دیکھ لیں کہ اس کو لے کر پہلے ان کے بیان سے لا تعلقی کی گئی، لیکن اس کے بعد جو سلوک ہوا، جو معاملہ سامنے طول اختیار کرتا چلا گیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مس ہینڈل ہوا وفاقی حکومت کی جانب سے، جس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس اوپن ہو چکا ہے ڈیبیٹ کا؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے سوال بھی نہیں بنتا کہ وفاقی حکومت سے مس ہینڈل ہوگا. وفاقی حکومت یا کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ بھی ہو، قانون کے مطابق چیزیں کرنی چاہیے نا. تو وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے؟ قانون کے مطابق کام کیا ہے نا. کیا آپ کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی فوج کے رینکس اور فائل کے درمیان پیدا کریں اور ان کو بغاوت کی طرف آمادہ کریں؟ اگر تو اجازت دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی کہتا ہے پھر اس کو کرنے دیں. لیکن اگر قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس کے لیے قانون بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص کرے، تو کوئی بھی حکومت ہو وہ قانون کے مطابق آگے بڑھے. اس میں چاہے ایف آئی آر ہے، چاہے اس کو اریسٹ کرنا ہے، چاہے اس کا جسمانی ریمانڈ لینا ہے،
चाहे उसको अदालतों में पेश करना है, आपका चाहे बात- उसको सजा देनी है। जी, आपने जो बात की है वो कानूनी तौर पर तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौक़िफ़ लिया, उन्होंने कहा है कि तलाल चौधरी, नवाज शरीफ साहब, नून लीग की लीडरशिप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत से मुतनाज़े बयानात दिए और ऐसे बयानात दिए जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर मुकदमात क्यों नहीं बनाए गए। और यही इमरान खान ने कहा है कि जो शरीफ आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान के बारे में जो बातें हैं उन सब के ऊपर केस होना चाहिए, फजलुर रहमान पे, नवाज शरीफ पे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, फिर सब पे केस करें। देखिए, आप करें, आप ही उनसे ये सवाल कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि क्या सवाल उनसे पूछना चाहिए। जो भी तहरीक इंसाफ के ये स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने ये बात कही है, क्या उनको पता है कि तनकीद और बगावत में क्या फर्क है? बिल्कुल, ये सवाल भी सामने मुझे रखा बात है। मुकम्मल करने देना, आप जी। पहले बात समझ लें ताकि आपको भी आइंदा ये इस तरह का सवाल उनसे करने में आसानी हो। जी। कि मुझे समझा लेने दें। जी जी, बताइएगा। ये कि तनकीद जो होती है उससे ना तो कोई अदारा जो है वो बालातर है, ना ही कोई फर्द बालातर है, और इसको कहते हैं इजहार राय की आजादी, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक की तो इजाजत है। अब तनकीद करें अदारों की, अफराद की, पावरफुल हो या कमजोर हो, उसके ऊपर तनकीद करें, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी डिलीवरी है या जो उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करता। लेकिन बगावत की इजाजत तो नहीं ना देते। बगावत का क्या मतलब होता है, पहले इसको भी समझ लें ताकि ये भी आइंदा जो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप एक फौज के जूनियर रैंक्स को बगावत के ऊपर आमादा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हुक्म मत माने ऊपर वालों का, इसको बगावत कहते हैं ना। ठीक है। तो ये तो किसी भी मुहज्जब मुल्क में जब कोई शख्स इस किस्म की कोशिश करेगा तो उसको बगावत के तहत अंदर किया जाएगा और उसको लंबी सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए एक चीज क्लियर हो गई कि आपने तनकीद और बगावत का जो अपने पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ सामने रखा, और यकीनन इमरान खान साहब भी इस चीज को बेहतर। देखिए, ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ये कानून और आइन का ठीक मौक़िफ़ है, है। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है और बात है कि हमारे मुल्क में जहालत बहुत है, लोगों को बुनियादी जो एक की भी समझ, हर उल्टी सीधी चीज जो है वो वीडियोस पुरानी दिखा के उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तनकीद पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा तनकीद पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो फिर चैनल्स की बंदिश और आज़ादी सहाफ़त पर हमले, ये सियासी रविश है या कि फिर आमिराना सोच की अक्कासी है? मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, फिर ये उनकी पॉलिसी क्यों नहीं तर्क होती सर? ये तनकीद की बात आप कर रही है, तो फिर तनकीद बर्दाश्त क्यों नहीं की जाती? कहाँ पे तनकीद बर्दाश्त नहीं? आपके सामने ये जो मामलात, हालिया मामलात चल रही हैं, चैनल्स के बारे से चैनल्स के मामलात चल रही हैं, बंदिश चल रही है, और इसके साथ साथ आज़ादी सहाफ़त पर बहुत सारी किसकी बंदिश चल रही है? निजी टीवी चैनल के हवाले से ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसके पहले भी, मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही हूँ। जिस टीवी चैनल की बंदिश की आप बात कर रहे हैं, उसी चैनल ने तो बगावत की ये नशरियात की है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो टीवी चैनल जिसमें इतनी अक्ल और समझ बूझ नहीं है या कानून आइन का नहीं पता, कि वो एक नेशनल टीवी के तौर पे अवाम को ऐसी ट्रांसमिशन दे रहे हैं कि जिसमें फौज के अंदर बगावत फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उस टीवी चैनल को बंद नहीं करना चाहिए? क्या ये आजादी है, इजहार राय है? हम हमेशा से ही एक चीज कहते रहे हैं, हम हमेशा से एक चीज कहते रहे हैं कि पाक फौज हमारा सुप्रीम इदारा है और हमारी पाकिस्तान की बका और सालमियत का मुकम्मल दारोमदार उसके ऊपर है। ये ना कहा करें पाक फौज है, पुलिस भी सुप्रीम अदारा है। जी, मैं अब सुप्रीम अदारा है। सारे अदारे जो कौमी अदारे हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो तनकीद से बालातर नहीं है। उन पे तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप एक अदारे के अंदर जो है वो बगावत पे उकसाएं और ओपनली आप पब्लिक फोरम इस्तेमाल करें, किसी चैनल इस्तेमाल करें। तो यही बगावत की भी तो बात की इमरान खान ने। 25 मई को उन्होंने कहा है कि कौम कभी नहीं भूलेगी 25 मई को। 25 मई के मामलात को सामने रखा जाए, उन मामलात को हल करना चाहिए। क्या हुआ था जी 25 मई को? 25 मई को उन्होंने कहा है जी, बच्चों पर, औरतों पर शेलिंग की गई, पुरम एहतजाज पर दहशतगर्दी से दहशत फैलाई गई। बात सुन लें, आंसू गैस जो है ये पूरी दुनिया में ये कोई दुश्मनों पे बॉर्डर के बाहर जो है ना नहीं फेंकी जाती, बल्कि मुल्क के अंदर जब कोई लोग
को और औरतों को शील्ड बना के दंगा फसाद करते हैं, और उसके बाद जब आंसू गैस का इस्तेमाल होता है तो फिर सवाल करते हैं जी कि बच्चों और औरतों को जो है ना आंसू गैस इस्तेमाल, बच्चे और औरतें वहां पे क्या कर रही हैं जगह के ऊपर दंगा फसाद हो रहा है। क्या कोई शरीफ आदमी अपनी औरतों को, अपने बच्चों को ऐसी जगह पे भेजेगा कि जहाँ पे दंगा फसाद होना है, जहाँ पे नजर आ रहा है कि अदालत आपको इजाजत दे रही है एक मुकर्ररा जगह के ऊपर जलसा करने की, और आप धोस से, आप बदमाशी से आप डीटो की तरफ जाते हैं, आप कानून को तोड़ते हैं, वहां पे आग लगाते हैं, वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहां पे औरतें और बच्चे क्या कर रही हैं इस दंगा फसाद में? उनको तो घर के अंदर होना चाहिए ना ऐसे मौके पे। कोई भी जिम्मेदार अगर कोई शख्स होगा तो वो अपनी फैमिली की औरतों को ऐसे मौके पे सड़कों पे नहीं खड़ा करेगा, अपने बच्चों को नहीं सड़कों पे खड़ा करेगा। तो इसमें हुकूमत की बजाय उन लोगों के ऊपर तनकीद करें कि जो ऐसे दंगा फसाद के मौके तो बच्चों को भेज देते हैं और फिर उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कभी कहा जाता है कि मजहब के नाम पे सियासत की जाती है, कभी कहा जाता है कि सड़कों पर सियासत हो रही है। तो अब पाकिस्तानी सियासत आखिर तब्दील कैसे होगी? जो भी इक़्तिदार में आने के लिए पर तोलेगा या जिसको हुसूल इक़्तिदार की बहुत शिद्दत से ख्वाहिश होगी, क्या इसी तरीके से हमारी सियासत परवान चढ़ेगी, जलसे होंगे, सड़कों पर रैलियां निकाली जाएगी, मामलात इसी तरीके से चल सकते? देखिए, इसका जवाब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है और उसका नाम इमरान नियाजी है। अच्छा। इसने सियासत में तशद्दुद को, वायलेंस को, बदमाशी को, अनारकी और कियोस जो पैदा किया, और वो 2014 के दरमियान से उसका आगाज हुआ था। बीच में उनको हुकूमत ली थी 3 साल की, अगर आप बस वो एक वक्फा निकाल दें तो ये एक तसलसल है। ये कल्चर तो जिस शख्स ने दिया वही इसका जवाब दे सकता है कि तुम क्यों कर रहे हो। वो तो कह रहे हैं हम तब्दीली के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो क्या में पाकिस्तान के बाद से लेके अब तक जो पाकिस्तान का हाल हो चुका है, जिनमें कुछ जरा सी अक्ल समझ बूझ है वो ये समझ लें कि तब्दीली जो है वो इस तरीके से नहीं आती। ठीक है, फाशिज्म कहते हैं, इसको पॉलिटिकल कल्ट कहते हैं। सिस्टम भी तो चलाना है अहमद जवाद साहब, सिस्टम तो फिर भी नहीं चल सकेगा अगर आप कह रही हैं कि लोगों का जहन ऐसा बन रहा है। लोगों को समझ बूझ का मुजाहरा करना होगा, लोगों को तनकीद और बगावत में फ़र्क करना होगा, इन चीज़ों को देखना होगा कि तनकीद क्या है, बगावत क्या है, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। फिर सिस्टम को भी तो चलाना है, महंगाई को भी तो कम करने, अवामी मसाइल भी तो हल करनी है, पेट्रोल की प्राइस भी तो कम करनी है। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो मीडियम्स होते हैं ना, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, सिविल सोसाइटी है, सबसे पहले तो उनको इस तनकीद और बगावत का फर्क समझना होगा ना। एक आम आदमी जो है उसको तो जो कन्वे किया जाएगा वो उसको फॉलो कर लेगा अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के मुताबिक, लेकिन जिन इदारों की जिम्मेदारी है पहले वो तो अपना रोल अदा कर लेना। वहाँ पे तो ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना कि ये तनकीद क्या होती है और बगावत पे उकसाना कैसे करते हैं। इन दोनों को मिक्स करने से हमें जो है ना, हम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेंगे। ठीक है, और यार अगर यही जब बात की जाती है अपोजिशन से तो वो मरियम नवाज की तकारीर का हवाला देती हैं, वो नवाज शरीफ की तकारीर का हवाला देती हैं। उनकी तकरीर का एक कोई ऐसी चीज बता दे जिसमें वो बगावत पे उकसा रहे। ठीक है, मैं अगले प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि बाकायदा तौर पे एक ऐसा पैनल तरतीब दिया जाए जिसमें तमाम जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से और आपके हवाले से आपको प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद इस वजह से है कि 18 साल आपने अपने कीमती जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हैं, और जो रूट्स जहाँ से शुरू हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको आप अच्छे तरीके से समझते हैं, कप्तान की थिंकिंग को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अब जो मुल्क में तनाव की कैफियत है, ये जो अनारकी की सूरत हाल पैदा हो रही है, किसी भी तौर पर मुल्की मुफाद में, इदारों के मफाद में, अवाम के मफाद में नहीं है, और इससे निकलना होगा। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, और पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब जाने के लिए किस तरीके से मामलात आगे लेकर चलने होंगे, क्या पॉलिसीज इख्तियार करनी होंगी इदारों को, और जो मेन दानिशमंदाना सोच के तहत जो फैसले करने होंगे कौन आकर करेगा। अवाम ने बेहतर तरीके से सोचना है, बेहतर तरीके से फैसला करना है, इदारों ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपने काम करनी है। लेकिन ये मुल्क में अनारकी को फैलाने के हवाले से जिस का भी जो किरदार बन रहा है, उस किरदार को मस्बत सिमत की तरफ लेकर जाना होगा ताकि मुल्क में अमन की फिजा कायम हो सके। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।